द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट के सेकंड फ्लोर पे टाइगर और वोल्फ की फाइट चल रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। आसमान की लड़ाई से बचने के लिए मुयिंग एक बड़े ग्रे पेड़ की टहनी पे बैठी थी। उसके पिंक हाथ टहनी पे टिके थे। वो हल्के से बैठी हुई अपनी लंबी पतली टांगे नीचे हवा में झुला रही थी। अगर सियावियन यहाँ होता तो वो हैरान रह जाता, क्योंकि हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर जो पावर यूज कर रहा था वो बिल्कुल उसी तरह की थी जैसे सियावियन की टेक्निक थी, क्योंकि दोनों ही फ्लेम्स को कंप्रेस करके एक ही पल में टेरिफाइंग पावर ब्लास्ट करते थे। फर्क सिर्फ इतना था, सियावियन जिन फ्लेम्स को कंप्रेस करता था वो हेवनली फ्लेम्स होती थी, जबकि ये हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर साधारण बीस्ट फायर और कलेक्टेड फ्लेम्स को कंप्रेस कर रहा था। लेकिन फिर भी अगर कोई बीस्ट इसी तरह फ्लेम्स को कंप्रेस करके इतनी भयानक शक्ति पैदा कर सके तो इससे ये साफ होता है कि उसकी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी एक बेहद फ्राइटनिंग लेवल पे पहुंच चुकी है। ब्रोदर, लगता है हमारी जीत पक्की है। यूजिंग ने आसमान की तरफ देखा जहां सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग पूरा थंडर से घिरा हुआ था, और फिर कुछ डिस्टेंस पे हेवनली फायर सीक्रेट टाइगर कई मीटर चौड़े क्षेत्र में अपनी फ्लेम को कंप्रेस कर रहा था। यूजिंग हंस पड़ा। यूहुई ने अपने भाई की बात इग्नोर कर दी। उसकी नजर से ये देखना मुश्किल नहीं था कि हेवनली फायर सीक्रेट टाइगर अपने अंदर किस तरह की शक्ति छिपाए हुए है। ब्रोदर, क्यों ना हम भी अभी अटैक कर दें ताकि वो टाइगर कभी वापस उठ ही ना पाए, यूजिंग ने जहरीले लहजे में कहा। नहीं, यूहुई ने साफ मना कर दिया। पहले हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर के अटैक के बाद और अभी हमने जो पावर सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग को दी है उसके बाद हमारी खुद की ताकत बस खुद को बचाने के लायक बची है। जहाँ तक अटैक की बात है, यूहुई ने सिर हिलाया और उसकी नजर मुयिंग की डायरेक्शन की ओर चली गई। वो वहाँ बैठी थी 4-स्टार डोरडी के पीक के भयानक ऑरा के साथ। यूहुई को फिर से एहसास हुआ कि हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर पे दोबारा हाथ न डालने का एक और बड़ा कारण मुयिंग भी है। वो जरा भी नहीं हिचकिचा रहा था। अगर वो इस समय चुपचाप से कोई चाल चलता तो ट्रायल में फर्स्ट प्लेस पे बैठी मुयिंग भी तुरंत एक्शन में आ जाती। अगर उसके पास सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग जैसा ट्रम्प कार्ड ना होता तो 100 बार करेज मिलने पर भी वो मुयिंग को प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करता। एक गहरी डर की लहर उसके दिल में उठी और यूहुई की आंखें फिर से आसमान में चल रही लड़ाई पे जम गई। अब सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा था कि सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर को हरा पाता है या नहीं। अगर जीत गया तो आगे सब आसान था, अगर हार गया तो आसमान में लड़ाई अब पीक पे पहुंच चुकी थी। सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग और हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर दोनों का अटैक अपने लिमिट तक पहुंच चुका था और आखिरकार वो दोनों एक साथ फट पड़े। आसमान में सिल्वर थंडर वोल्फ किंग पूरी तरह कंडेंस्ड सिल्वर थंडर से घिरा था, जबकि उसके अंदर एक विशाल एनर्जी फोर्स कंडेंस हो चुकी थी। फिर सिल्वर थंडर वोल्फ किंग की हुंकार के साथ ही उसके पूरे शरीर से भरा हुआ वो हाई कंसंट्रेशन थंडर सीधे हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर की ओर टूट पड़ा। दूसरी तरफ हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर के मुंह पे बनी टेरिफाइंग एनर्जी उसके पूरे फ्लेम एनर्जी बॉडी से कंप्रेस होकर तैयार हुई थी। वो एक लाइट बॉल की तरह लग रही थी। जैसे ही वो लाइट बॉल प्रकट हुई, आसमान में फैले स्पेस से अलग अलग तरह के क्रैकिंग साउंड आने लगे। सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग के अटैक का नाम था थंडर पनिशमेंट 1000 रेन्स। ये सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग का सबसे शक्तिशाली अटैक था। इसमें वो हाई कंसंट्रेशन थंडर पावर से एक विशाल थंडर नेट बनाता और उसे टारगेट की ओर फेंक देता। उस थंडर के अंदर भयंकर डिस्ट्रक्टिव पावर और साथ ही एनेस्थेटिक पावर भी होती। पहले वो अपोनेंट को सुन्न करता, फिर डिस्ट्रक्शन से उसे भारी नुकसान पहुंचाता। यह सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। नॉर्मल 4-स्टार डोरडी पीक पावर हाउसेस भी ऐसे प्रहार में मर ही जाते। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर के लाइट बॉल का नाम था हेवनली फायर जेड। जेड का मतलब है किसी सबसे अनमोल और खूबसूरत चीज को कंप्रेस और सील करके एक बहुमूल्य पत्थर बनाना। ये हेवनली फायर जेड भी उसी अर्थ से आया था। हेवनली फायर जेड, हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर अपनी बॉडी की फ्लेम एनर्जी पूरी तरह कंप्रेस करके एक भयंकर ताकत पैदा करता है जो एक सिंगल पॉइंट डिस्ट्रक्टिव स्ट्राइक में फूटती है। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर और टेम्परेचर दोनों बेहद हॉरिफाइंग थे। हेवनली फायर जेड और थंडर पनिशमेंट 1000 रेन्स अगले ही पल एक दूसरे से टकरा गए। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर और सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग दोनों ही इन टकराती हुई शक्तियों को घूर रहे थे और लगातार अपनी अपनी शक्ति उनके अंदर भेज रहे थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि जिसकी शक्ति पहले खत्म होगी उसी की हार तय है। थंडर की टेरिफाइंग ताकत और जलती हुई फ्लेम्स की ताकत दुश्मनों की तरह एक दूसरे से टकरा रही थी। थंडर पनिशमेंट 1000 रेन्स में भरा थंडर एक बड़े जाल की तरह था
किया। जैसे ही दोनों अटैक्स भिड़े वो सिल्वर थंडर नेट सीधे फ्लेम लाइट बॉल हेवनली फायर जेट पे लिपट गया। फ्लेमिंग रेड लाइट बॉल ने जोरदार स्ट्रगल किया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फायरी लाइट बॉल पूरी तरह सिल्वर थंडर नेट से लिपट गया। लिपटने के बाद वो लाइट बॉल ज्यादा नहीं हिला, बस उसके आग जैसे लाल रंग के सरफेस पे एक पतली सी ब्लू फ्लेम धीरे धीरे धड़क रही थी। अपने आप को शुरू से अपर हैंड में देखते हुए सिल्वर ब्लू वोल्फ किंग एक घमंडी मुस्कान से भर गया, लेकिन उसकी मुस्कान फैलती उससे पहले ही हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर ने ठंडी सांस भरी और साथ ही उसकी एक भयानक गर्जना आसमान में गूंज उठी। उसी गर्जना के साथ हेवनली फायर जेड जो हजारों थंडर से घिरी थी अचानक फट पड़ी। आसमान में हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। थंडर की कोई पावर अब नजर नहीं आ रही थी, बस चारों तरफ इतनी जबरदस्त फ्लेम्स थी कि उनकी गर्मी को दूर से भी महसूस किया जा सकता था। हेवनली फायर जेड के फटने के उस पल में आसमान का स्पेस भी चटक कर टूटने लगा। ये इस भयानक डिस्ट्रक्टिव पावर का नतीजा था, लेकिन उसी हेवनली फायर जेट पे मौजूद वो बेहद छोटी सी अजूरे फ्लेम चुपचाप सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग की ओर तेजी से बढ़ने लगी। अब तक यूं ही कोई एहसास नहीं हुआ था कि इस बार उसका फैसला कितनी बेवकूफी से भरा हुआ था। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर वाकई कमाल है। एक पैवेलियन में बैठा कोई स्पेक्टेटर ये सीन देख के अनायास ही दंग रह के बोल पड़ा। असल में सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग की स्ट्रेंथ भी काफी भयानक थी, लेकिन जैसे ही वो सजूरे फ्लेम से टकराया वो इतनी जल्दी हार गया। वो कमजोर सी दिखने वाली नीली फ्लेम हेवनली फायर जेट से अलग हुई और फिर सीधा सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग की तरफ बढ़ गई। एक ही पल में वो ब्लू फ्लेम सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग से टकरा गई और उसी समय सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग द्वारा छोड़ा गया थंडर पनिशमेंट 1000 रेंज वो विशाल थंडर नेट हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग ने अचानक अपना हमला रोक दिया, क्योंकि उस ब्लू फ्लेम ने उसे ऐसी लहर महसूस कराई जैसे मौत सामने खड़ी हो। इस समय सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग और हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर आपस में सीधे टकराव की अवस्था में थे। भले ही हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर का हेवनली फायर जेड बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग को भी पूरा भरोसा था कि वो हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर से टक्कर ले सकता है। लेकिन वोल्फ किंग ने सेक्रेट टाइगर की फ्लेम पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो दिखने में कमजोर सी ब्लू फ्लेम जैसे ही वोल्फ किंग के शरीर तक पहुंची, थंडर वोल्फ किंग को अपना ऑफेंसिव रोकना पड़ा और पूरी ताकत से उस ब्लू फ्लेम से हो रहे डैमेज को संभालने पे ध्यान देना पड़ा। हालांकि ये साफ नहीं था कि ये ब्लू फ्लेम असल में है क्या, लेकिन सिल्वर ब्लू वोल्फ किंग के चेहरे पे उभरे उसके बेहद उग्र और दर्द भरे भावों से ये साफ था कि इस ब्लू फ्लेम से हुआ डैमेज उसके शरीर के अंदर मौजूद हेवनली फायर जेट के अटैक से किसी भी तरह कम नहीं है। कोई ऑर्डिनरी फ्लेम इतनी टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं रख सकती। जहां तक CI-1 की पावरफुल हेवनली फ्लेम्स की बात है, उसमें भी इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में तो बस एक ही चीज हो सकती है, सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग ने अपने दिमाग में बेहद तेजी से कैलकुलेशन की। भले ही उसे समन करके उसकी विल पावर को कंट्रोल किया गया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि उसने अपने खुद की सोचने की क्षमता खो दी थी। वो बस समंदर के आदेश पे फाइट कर रहा था, लेकिन उसकी कई इंस्टिंक्ट्स अभी भी जिंदा थी। जैसे ही उसने उस चीज के बारे में सोचा, सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग की अकेली आंख में डर झलक उठा, क्योंकि सिर्फ वही चीज इतनी टेरिफाइंग शक्ति रख सकती थी। सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग के शरीर के अंदर वो टाइनी ब्लू फ्लेम सब कुछ उलट पुलट कर रही थी, इसलिए उसके पूरे शरीर का थंडर भी भीतर की ओर खिंचता चला गया ताकि वो शरारती ब्लू फ्लेम को शरीर से बाहर निकाल सके। आसमान में मौजूद सारा थंडर वोल्फ किंग ने अपने शरीर में खींच लिया और उसे उस ब्लू फ्लेम के खिलाफ बढ़ा दिया। थंडर की डिस्ट्रक्टिव पावर के सामने आखिरकार वो ब्लू फ्लेम गायब हो गई। आखिर ये ब्लू फ्लेम भी मोइंग द्वारा सेक्रेट टाइगर को एब्जॉर्ब करने के लिए दी गई शक्ति का सिर्फ एक छोटा हिस्सा थी, इसलिए इसकी पावर स्वाभाविक रूप से काफी कम थी। उस ब्लू फ्लेम से निपटने के बाद जैसे ही सिल्वर थंडर वोल्फ किंग फिर से अपनी ताकत समेट के हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था, उसी समय सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग को अचानक याद आया कि आसमान में अभी वो हेवनली फायर जेड मौजूद है और उसकी अपनी थंडर पनिशमेंट 1000 रेंज पहले ही उसके द्वारा खुद एब्जॉर्ब कर ली गई थी, क्योंकि टाइनी ब्लू फ्लेम ने उसके शरीर पे अटैक कर दिया था। डरावनी फ्लेम एनर्जी हेवनली फायर जेड से विस्फोट के रूप में फटी और सीधे सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग के शरीर पे आ गिरी। अचानक वोल्फ किंग की क्रोधित हुई हुंकार पूरे आसमान में गूंज उठी। इस समय आसमान में, क्योंकि सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग का हमला अचानक रुक गया था, स्थिति पूरी तरह से एक तरफा हो गई थी। सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग के शरीर पे आसमान से आई फ्लेम्स चिपकी हुई थी और उसके पहले से ही जख्मी शरीर पे इन बेहद गर्म लपटों का असर दर्द को कई गुना बढ़ा रहा था।
सीक्रेट टाइगर इस समय पूरी तरह एक किंग जैसा लग रहा था। उसके शरीर से निकला ऑरा इतना टेरिफाइंग था कि सामने खड़े वुल्फ किंग जैसा पावर हाउस भी उसके सामने नन्हा लग रहा था। सीक्रेट टाइगर के भीतर भी एक स्ट्रोंग की नजर से दूसरे स्ट्रोंग के लिए सम्मान था, लेकिन बैटलफील्ड पे दया की कोई जगह नहीं थी। सीक्रेट टाइगर अचानक फिर से फ्लेम से ढक गया, फिर अपनी स्पीड को पीक तक बढ़ा के सीधे वुल्फ किंग की ओर चल पड़ा। सीक्रेट टाइगर एक बेहद तेज ब्लेड की तरह बन गया और उसने सामने खड़े जख्मी वुल्फ किंग के शरीर को सीधे आर पार चीर डाला। सीक्रेट टाइगर ने एक ही बार में काम तमाम कर दिया। कोर्स फॉरेस्ट के पूर्वी क्षेत्र में कोई भी उसके बीस्ट किंग वाले सम्मान को चुनौती नहीं दे सकता। इस समय वुल्फ किंग की उस एक बची हुई आंख में सिर्फ एक प्रचंड युद्ध पिपासा थी और उसके दिल में इस समय घोर नफरत भरी हुई थी। उसे सीक्रेट टाइगर से नफरत नहीं थी, उसे नफरत थी यू हुई और यू जिंग जैसे दो लालची और कायर इंसानों से जिन्होंने उसे समन किया था। भले ही सीक्रेट टाइगर को कम समझना उसकी अपनी गलती थी, पर फिर भी वो वुल्फ क्लैन के गिने चुने पावर हाउसेस में से एक था और अब उसकी ये हालत वाकई अफसोसजनक थी। इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी वुल्फ किंग ने आसमान को चीरती एक अनमनी हारी हुई हुंकार भरी। डैम इट, ये हुई ने मनी मन गाली दी। फिर दूर पेड़ों पे बैठी मू यिंग की ओर देखा, जो अपनी पतली टांगे हल्के हल्के झुलाते हुए बैठी थी। उसे देखते ही यूहुई ने हल्के से घूंट भरा। वो पतली टांगे, वो गुलाबी चेरी जैसे होठ। अगर वो इस बार वो मू यिंग को चैलेंज करने आया था, हालांकि ऊपर से बात फर्स्ट प्लेस के लिए कंपटीशन की थी, पर इसके पीछे कुछ और मंशाएं भी थी। आखिर पावर से ज्यादा हसीन चेहरा वाली बात हमेशा से रही है और इतनी खूबसूरत लड़की के लिए उन दोनों के मन में बुरे ख्याल ना उठे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। फिर भी यूहुई और यू जिंग कोई बेवजह बैठने वाले लोग नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने दिल के ये इविल थॉट्स छोड़ने पड़े। और जैसे ही उन्होंने देखा कि आसमान में वुल्फ किंग सीक्रेट टाइगर के इतने जबरदस्त अटैक के बाद लगातार कमजोर होता जा रहा है, दोनों ने एक दूसरे की ओर नजर मिलाई। चलो, ये कहते ही दोनों मैटियोर्स की तरह तेजी से उड़ के वहाँ से भाग गए। मू जिंग ने भी हल्की सी मुस्कान दी। भाग तो तेज गए, वरना इस बार सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं कुछ और भी खोते। उसकी सिल्वर बेल जैसी आवाज में खूनी किलिंग इंटेंट छिपा हुआ था, क्योंकि जिस नजर से वो दोनों पहले उसे देख रहे थे, उसे साफ मालूम हो चुका था कि वो दोनों किसी भी तरह सही इंसान नहीं थे। जैसे ही मू जिंग की बात खत्म हुई, उसके सीने में रखे टोकन से एक चमकीला टेक्स्ट उसके सामने प्रोजेक्ट हुआ। 10th प्लेस यू हुई और 21st प्लेस यू जिंग ने फर्स्ट प्लेस मू यिंग को चैलेंज किया और हार गए। उसी समय इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट में बचे हुए अनगिनत लोगों के सामने ऐसा ही सीन उभरा। इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट के सेकंड फ्लोर पे बैटलफील्ड की ओर जा रहे 3 लोगों के सामने भी पीठ पे हैवी रूलर टांगे एक नौजवान ने अपने सामने तैरते हुए इन चौंकाने वाले शब्दों को देखा। थोड़ा रुका, कुछ पल सोचा, जैसे किसी बात पे विचार कर रहा हो। कुछ देर रुकने के बाद उसने फर्स्ट प्लेस पे लिखे मू यिंग के बारे में जानकारी देखी, जो बिल्कुल नहीं बदली थी। उसकी आंखों में एक हल्की सी फायरी चमक उभर आई। मेरे पीछे आओ, ये कहते ही उसके हाथ में एंशिएंट रूलर प्रकट हुआ और उसके पूरे शरीर में एक बेहद गर्म लहर फैल गई। सियाबियान, तुम कहाँ जा रहे हो? मुंह फैंग ने हैरानी से पूछा। क्या ये? यूरू ने भी टोकन पर दिख रही फर्स्ट प्लेस की इन्फो की ओर नजर डाली और बुदबुदाई। ये कहते ही वो दोनों भी मैट्योर की तरह सियाबियन के पीछे हो लिए। बैटलफील्ड में वुल्फ किंग की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी, जैसे किसी भी पल पूरी तरह गायब हो जाए। बिग टाइगर, इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया। मू यिंग भी तेजी से सीक्रेट टाइगर के पास आई। उसने उसके स्नो व्हाइट माथे पे उगे फर को सहलाया, जो जगह नरम और फ्लैपी थी। मू यिंग की गुलाबी हथेलियां उसे सहलाकर काफी खुश लग रही थी। ये दोस्त सच में हाथ हल्का रख रहा था। एक शांत सी आवाज आसमान में गूंजी। आवाज गिरते ही एक सफेद कपड़ों में हैंडसम आदमी मू यिंग और टाइगर के सामने प्रकट हो गया। हेवनली फायर सीक्रेट टाइगर ने फौरन मू यिंग को अपने पीछे छुपा लिया और सतर्क नजरों से उस हैंडसम आदमी को घूरने लगा। उसे उसके शरीर से ऐसी मौत की गंध महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। साइड में खड़ी मू यिंग ने भी अपनी भुएं हल्की सी चढ़ाई। अंडे जैसे चिकने चेहरे पे खिली उसकी मुस्कान गायब हो गई और वो गंभीर हो गई। उसके सामने खड़े उस हैंडसम आदमी के शरीर से एक इनविजिबल वेव चुपचाप फैल रही थी। सिल्वर मून, हेवनली वुल्फ, तुम और मैं तो आपस में नदी का पानी भी नहीं मिलाते, फिर आज यहाँ आने का क्या मतलब है? हेवनली फायर सीक्रेट टाइगर ने भी धीमी आवाज में कहा और उसके चारों ओर भयानक फ्लेम्स उभर आई, जो मजबूती से मू यिंग की रक्षा कर रही थी। इस बार मेरा कोई खास काम नहीं है। इस सिल्वर ब्लू वुल्फ किंग की जान अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं इस बार मुख्य रूप से इसके लिए ही आया हूँ। वो सुंदर पुरुष हंसते हुए बोला, ये ह्यूमंस का समन्ड आइटम है। यदि तुम्हारे पास कोई तरीका है तो तुम स्वाभाविक रूप से इसे ले सकते हो। हेवनली फायर सीक्रेट टाइगर ने काफी उदारता से कहा। ओह, ऐसी बात है? वो सुंदर पुरुष कुछ आश्चर्य से बोला। मैं
हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर एक भी बात कहकर उससे पीछे नहीं हटता। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर का ऑरा पीक पे पहुंच गया और वो किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हो गया था। यदि ऐसा है तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगा। उस सुंदर पुरुष ने सहजता से अपना हाथ लहराया और सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग की इल्यूजरी आकृति ठोस हो गई और उसकी बॉडी पे मौजूद फ्लेम एक ही पल में बुझ गई। फिर उस सुंदर पुरुष ने अपना मुंह खोला और सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग को निगल गया। ये सब करने के बाद वो सुंदर पुरुष भी कोर्स फॉरेस्ट के पूर्वी आकाश में गायब हो गया। बिग टाइगर, वो क्या था? मुजिंग ने भी अपने गुलाबी गालों से पसीना पहुंचते हुए पूछा। अभी अभी जब वो सुंदर पुरुष प्रकट हुआ था उस पल मुजिंग को महसूस हुआ कि उसकी बॉडी की डोची पूरी तरह जम गई थी। ऐसा तो पहले कभी सुना ही नहीं गया था। मेरे लिटिल एंसेस्टर, वो पूरे इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है, हमें उसे उकसाना नहीं चाहिए। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर ने भी मानो प्रार्थना की तरह कहा। इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व? मुजिंग ने भी हल्के से अपने होठ काटे और चेहरे पे आश्चर्य का भाव था। मैं तो कोर्स फॉरेस्ट की दूसरी मंजिल के पूर्वी भाग का राजा हूँ और वो पूरे कोर्स फॉरेस्ट का राजा है। सिल्वर मून हेवनली वोल्फ, हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर के शब्द जैसे ही गिरे, मुजिंग भी उसकी आवाज में थोड़ी सी श्रद्धा स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। सिल्वर मून हेवनली वोल्फ, तो कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सिल्वर ब्लू वोल्फ किंग को बचा लिया। असल में तो वो भी उसी की टोली का है। मुजिंग ने होंठ फुलाए। वो एक नजर में देख सकती थी कि उस सुंदर पुरुष ने वास्तव में सिल्वर ब्लू वोल्फ किंग को निगला नहीं है, वो तो बस एक स्पेस मेथड था। यहाँ तो बहुत बोरियत है, मैं तीसरी मंजिल पर जा रही हूँ। मुजिंग ने यह कह के ब्लू लाइट में बदल के वहाँ से उड़ान भर ली। लिटिल एंसेस्टर, मेरा इंतजार करो। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर भी जल्दी से ह्यूमन रूप में परिवर्तित होके उसके पीछे चला गया। सियावियान, तुम कहाँ जा रहे हो? मुफैंग ने भी कुछ उदास होकर कहा। वो पहले ही इस दूसरी मंजिल पे बहुत सारे शक्तिशाली औराज को महसूस कर चुका था। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, अभी तो हमें जल्दी करनी है। सियावियान हंसते हुए बोला। असल में जब सियावियान कोर्स फॉरेस्ट की दूसरी मंजिल के पूर्वी आकाश में उड़ रहा था तब एटर्नल फायर के एंशिएंट रूलर में निवास करने वाले लोंग यी ने सियावियान से कहा था, मुझे विश्वास है कि तुमने भी देखा होगा कि पहले स्थान वाले के पॉइंट्स में कोई बदलाव नहीं है, जबकि तर्क से देखा जाए तो उसे दूसरे स्थान वाले को हराने पे उसके पॉइंट्स बढ़ने चाहिए थे। इसका क्या मतलब है? यह मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है ना? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? सियावियान भी इस पे काफी प्रसन्न हुआ। सियावियान ने वास्तव में ये बात नोट की थी और वो उसी जगह की ओर गया जहाँ से यू हुई और दूसरा भागे थे। यदि वो बीच का फायदा उठा सके तो नतीजे। सियावियान केवल ये सोचकर ही उत्साहित हो उठा। भले ही उसके मन में ये प्लान था, उसने पाया कि कोर्स फॉरेस्ट की दूसरी मंजिल पे घोस्ट जी बहुत भारी थी। यहाँ तक कि उसकी एम्परर लेवल सोल पावर भी 1000 मीटर से आगे तक का पता नहीं लगा पा रही थी। सियावियान, तुम्हें पॉइंट्स की जरूरत नहीं है क्या? क्यों ना हम एक सौदा करें? लोंग यी ने भी उदासीन आवाज में कहा। क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग सियावियान की बॉडी में निवास कर रहा है, यह उसके भविष्य के लिए भी बहुत लाभदायक होगा। और जब गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन क्लैन में लौट के पूरे ड्रैगन क्लैन को एकीकृत करेगा तब तुम्हारी स्थिति भी। सियावियान ने मन ही मन लोंग यी से बातें करते हुए यू हुई और दूसरे की दिशा में उड़ते हुए पूछा। यद्यपि अभी के लिए ये तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात लगती है, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें गोल्डन ड्रैगन किंग को वापस ड्रैगन क्लैन में लौटने और ड्रैगन क्लैन को एकजुट करने में मदद करनी होगी। लोंग यी ने भी कहा। यह स्पष्ट था कि गोल्डन ड्रैगन किंग का उसके मन में अत्यंत उच्च स्थान था। मैं वादा करता हूँ, यद्यपि मैं अभी काफी शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन जब मैं पर्याप्त शक्तिशाली हो जाऊंगा तब तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं होगी। मैं स्वयं अपने पैट्रियार्ड्स को ड्रैगन क्लैन में वापस लौटने और ड्रैगन क्लैन को एकीकृत करने में मदद करूंगा। ये स्पष्ट था कि उसका पैट्रियार्च गोल्डन ड्रैगन किंग कुछ कारणों से यहाँ तक पहुँचा है। भले ही उसने विस्तार से न बताया हो, लेकिन सियावियान कुछ भावनाओं से अनुमान लगा सकता था कि अवश्य ही कुछ हुआ था। क्योंकि हमारे ड्रैगन क्लैन के राजा, जिनकी नजरें ऊंची और हाथ तंग हैं, उन्होंने तुम्हें पसंद किया है, तो तुम कोई साधारण इंसान तो हो नहीं सकते। मैं एक बार तुम पे भरोसा करूंगा और अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं और कुछ नहीं कहता, लेकिन इस इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट से ज्यादा वाकिफ कोई नहीं है। लोंग यू भी हंस पड़ा। चलो, घोस्ट जी का तुम्हारी परसेप्शन पर काफी गहरा प्रभाव है, लेकिन मैं यहाँ पे हजारों वर्षों से रहा हूँ, मेरे लिए तो ये प्रभाव नेग्लिजिबल है। ये कहने के बाद उसकी ड्रैगन जैसी आंखें सिकुड़ गईं। अगले ही पल उसने यू हुई और यू जिंग को खोज लिया। पश्चिम, उधर चलते हैं। लोंग यी के बोलते ही सियावियान की स्पीड भी अचानक बहुत तेज हो गई। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अरे अरे सियावियान, धीरे चलो, इतनी क्या जल्दी है? मुफैंग ने भी अत्यंत उदास होकर कहा और बोलते ही सियावियान की गति के साथ तेजी से उसका पीछा करने लगा। दूसरी ओर इस समय यू हुई और यू जिंग की स्थिति काफी खराब थी। अभी अभी मुइंग के साथ उनकी लड़ाई में न केवल वोल्फ किंग को समन करने के लिए बहुत सारा ब्लड खर्च हुआ था, बल्कि सिल्वर ब्लू थंडर वोल्फ किंग के भीतर अत्यधिक थंडर एट्रीब्यूट की डोबची भी डाली गई थी। इसलिए अब उन दोनों की हालत मानो काटने के लिए तख्ती पे रखी हुई मछली जैसी हो गई थी। लड़ाई हारने के बाद दोनों जल्दी से भाग आए
उन्हें पता था कि मोइंग कितनी पावरफुल है और ऊपर से उसके पास सीक्रेट टाइगर जैसा बीस्ट भी था, इसलिए उनके पास भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था। आखिरकार वो जानते थे कि अगर वो जिंदा रहे तो आगे चल के फिर से कुछ कर सकते हैं। सौभाग्य से मोइंग ने उनका पीछा नहीं किया और उनके पॉइंट्स भी बने रहे। अब उन्हें बस शांत होके अपनी चोटों को ठीक करने की प्रतीक्षा करनी थी। भाई ये मोचिंग कितनी चालाक है। यूजिंग की थकी हुई आवाज लगभग 30 मीटर के आकार की एक छोटी सी गुफा के भीतर गूंजी। उस मोइंग और हेवनली फायर सीक्रेट टाइगर को धिक्कार है, चोट ठीक होते ही मैं जरूर बदला लूंगा। यूहुई ने भी दांत भींचते हुए कहा। वो लोग मोइंग को चुनौती देने की हिम्मत इसलिए कर सके थे क्योंकि एक तो उनके पास सिल्वर ब्लू वोल्फ किंग जैसा ट्रम्प कार्ड था और दूसरा उनके पास सूचना थी। दुर्भाग्यवश सूचना गलत निकली। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मोइंग के पास इतना शक्तिशाली मैजिकल बीस्ट गार्जियन होगा। उस चीहुओ को धिक्कार है, उसने हमारे साथ नकली जानकारी बेची। यूहुई भी बेहद क्रोधित था, लेकिन गहराई से सोचने पे उसे लगा कि चीहुओ स्वयं पॉइंट कंपटीशन में 8वें स्थान पे था। वो कैसे पहले स्थान वाले की सच्ची जानकारी उन्हें बेच सकता था। ये तो साफ साफ जानबूझ के किसी को मरवाने जैसा था। लगता है दूसरी संख्या वाले भाई यूहुई मेरी ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों भाई भी आशाहीन रूप से मूर्ख हैं। ये पहले स्थान वाला आप लोगों के हाथों इतनी आसानी से कैसे आ सकता था। मोइंग के पास जो हेवनली फायर सीक्रेट टाइगर है उसकी पावर तो मिड लेवल के 5 स्टार डोबडी के बराबर है और मैंने जानबूझकर वही बात छिपाई थी। ये सब तुम्हारे उन भारी पॉइंट्स के लिए है। उन्हें ढूंढो, उन दो गंभीर रूप से घायल भाइयों को ढूंढ निकालो। उनके शरीर पे जितने पॉइंट्स हैं वो सब तुम्हारे होंगे, ज्यादा दूर नहीं। चेहरा कुछ घावों से भरा एक व्यक्ति भी हंसते हुए बोला। उसके इतना कहने के बाद उसके साथ के पुरुष चारों ओर फैल गए। यदि यूहुई वहाँ पे होता तो वो पहचान सकता था कि ये व्यक्ति चीहुओ है। तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।